तो 5 जुलाई 2024 को मिर्जापुर का सीजन 3 आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना सीजन 3 आने से पहले सीजन 1 और सीजन 2 का रिकैप कर दिया जाए। तो ये रिकैप है सीजन 1 का, और सीजन 2 का रिकैप भी जल्दी आप लोगों के बीच लेके आऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिर्जापुर सीजन 1 को। सीजन 1 की स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले आप लोग मिल लीजिए कैरेक्टर्स से। यहाँ पे दिखाया जाता है मिर्जापुर के किंग कालीन भैया को, और कालीन भैया के बेटे हैं मुन्ना भैया, कालीन भैया के पापा है सत्यानंद त्रिपाठी, और कालीन भैया की ही बीवी है वीणा त्रिपाठी। कालीन भैया के साथ रहते हैं मकबूल। मकबूल जो है कालीन भैया के बॉडीगार्ड हैं। मुन्ना भैया के दोस्त हैं कंपाउंडर, जो कि बहुत ज्यादा जिगरी हैं। वीणा के साथ राजा का रिश्ता जुड़ा हुआ है, ये मैं बताऊंगा कहानी में। इसके बाद आ जाते हैं गुड्डू भैया पे। गुड्डू भैया को बनना है बॉडी बिल्डर, वो भी मिर्जापुर का, और वो जौनपुर के सबसे नंबर 1 बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं। इनके भाई हैं बबलू भैया। अब बबलू भैया को बनना है आईपीएस ऑफिसर, जिसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं, और ये गज्जूमल कॉलेज के कॉमर्स के टॉपर हैं। अब इनकी बहन है डिम्पी, इनके फादर है रमाकांत पंडित, और इनके साथ इनकी मम्मी रहती हैं। इनका नाम है स्वीटी गुप्ता, और इनकी बहन का नाम है गजगामिनी गुप्ता, और ये एक पुलिस ऑफिसर की बेटियां हैं। चलिए अब आपको मिर्जापुर से आगे ले चलते हैं, और मिर्जापुर से आगे जौनपुर आता है, और जौनपुर में है रति शंकर शुक्ला और शरद शुक्ला। इस वेब सीरीज में कुछ और कैरेक्टर हैं जो बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, यानी कि अफीम का बिजनेस करते हैं लाला, और लाला के साथ रहती है उसकी बेटी। यहाँ पे दिखाया जाता है सीएम का भाई, सीएम के भाई का नाम है जेपी यादव, और इस कहानी में एक और कड़ी जुड़ती है जिसका नाम है डीसीपी मौर्य। तो ये थे कैरेक्टर्स मिर्जापुर के। अब बिना समय गवाए कहानी में बढ़ते हैं। दिखाया जाता है कहानी के स्टार्टिंग में मुन्ना भैया को। मुन्ना भैया कह रहे हैं कि हम योग्य तो हैं, पर हमें कोई पहचानता नहीं है, और हमारे पिताजी जो है मिर्जापुर के किंग है, तो हम प्रिंस हुए ना मिर्जापुर के, और इनको फुल लाइसेंस है, फुल छूट है, इनके पास गन भी है, और ये फुल अय्याश आदमी है। तो होता ये है, एक बारात होती है जिसमें सारे लोग नाच रहे होते हैं, और मुन्ना भैया वहीं से गुजर रहे होते हैं। इनको डांस का कीड़ा है, तो ये चले जाते हैं डांस करने, और डांस करते करते हवा में फायरिंग करने लग जाते हैं। और उस फायरिंग से होता यह है, वो जो दूल्हा होता है उस शादी में, वही मर जाता है, और उसके आंख में गोली आर पार हो जाती है। इसके बाद मुन्ना भैया को कुछ भी दुख नहीं होता, क्योंकि इनको पता है ऐसे ऐसे मर्डर तो मैं रोज करता हूं। कहानी आ जाती है कालीन भैया पे। कालीन भैया का गन का बिजनेस है और अफीम का बिजनेस है। अब इनका गन का बिजनेस जो है वो थोड़ा कम ही चल रहा है, क्योंकि इनके बनाए हुए कट्टे जो है वो हाथ में ही फट जाते हैं, तो लोग कंप्लेन मारते हैं। पर कालीन भैया तो कालीन भैया है, वो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, और मकबूल को बोल देते हैं कि भाई इन कट्टों का कुछ करवाओ, बहुत नुकसान हो रहा है। एंड फिर ये सोचते हैं गन से तो कुछ भी नहीं होगा, हमें अफीम का भी बिजनेस करना चाहिए, और वो कालीन में अफीम बिछवा के बेचते रहते हैं और बाहर ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है गज्जूमल कॉलेज को। अब ये जो गज्जूमल कॉलेज है, वहां के किंग है मुन्ना भैया। ये इलेक्शन में हर बार जीतते हैं, क्योंकि इनके सामने कोई भी खड़े होने की ताकत नहीं रखता है। और फिर गलती से एक बंदा इस इलेक्शन में खड़ा भी हो जाता है, तो मुन्ना भैया उसको पूरी कॉलेज में दौड़ा के मारते हैं, और उसको कहते हैं कि बेटा अपना नॉमिनेशन वापस ले लो, वरना तुम जान से जाओगे। इसके बाद दिखाया जाता है गुड्डू भैया और बबलू भैया को। गुड्डू भैया बबलू भैया जो है उसी कॉलेज में पढ़ते हैं, साथ साथ इनकी बहन डिम्पी, स्वीटी और गजगामिनी गुप्ता भी इसी कॉलेज में पढ़ते हैं। स्वीटी जो है वो लाइन मारती रहती है गुड्डू भैया पे, लेकिन गुड्डू भैया जो है स्वीटी से थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन वो स्वीटी से प्यार भी करते हैं। इधर मुन्ना भैया जो है उनका भी क्रश स्वीटी पे है, लेकिन स्वीटी उनको भाव नहीं देती है, और कहती है कि भाई देखो तुम यहां से चले जाओ, हमें तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, और ना तुम्हारे साथ डेट पे जाना है। जब मुन्ना भैया के दोस्त स्वीटी को भाभी बोलते हैं, तब स्वीटी को गुस्सा आता है और कहती है कि सैंडल से मार के तुम्हारा मुंह बिगाड़ देंगे, तुम यहां से चले जाओ। इधर दिखाया जाता है रमाकांत पंडित को। रमाकांत पंडित जो है वो केस ले लेते हैं मुन्ना भैया का, क्योंकि कोई भी वकील मुन्ना भैया और कालीन भैया का केस नहीं लेना चाहता है, क्योंकि कोई भी जान से नहीं मरना चाहता है ना। रमाकांत पंडित जो है वो बहुत ज्यादा डेयरिंग वकील है, और वो केस लेके स्टडी करने लग जाते हैं, और कैसे मुन्ना भैया को फंसाया जाए वो उस केस पे काम करने लग जाते हैं। तब ये बात मुन्ना भैया और कालीन भैया को पता चल जाता है कि एक वकील ने मुन्ना के खिलाफ केस लिया है, और अगर मुन्ना को 302 लग गई तो भैया 14 साल के लिए तो अंदर जाएंगे ये। एंड देन वो पुलिस वाले को बहुत सारा इनाम मिलता है, क्योंकि वो पुलिस वाला स्वीटी गुप्ता का बाप रहता है। अब ये मिला हुआ है कालीन भैया से, और सारी इंफॉर्मेशन देता है वो कालीन भैया को। कालीन भैया को गुस्सा आता है और कहते हैं कि अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, पर मकबूल बोल देता है कालीन भैया आप इतने छोटे से काम के लिए क्यों जाएंगे, मैं कर देता हूं। लेकिन अब कालीन भैया को और गुस्सा आता है, वो कहते हैं मकबूल तुम नहीं जाओगे, मुन्ना ने ये सारा रायता फैलाया तो मुन्ना ही समेटेगा, और वो मुन्ना को इसलिए इस मिर्जापुर में रखना चाहते हैं, इस मिर्जापुर में ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि आगे चल के मिर्जापुर का उत्तराधिकारी ही मुन्ना भैया बनने वाले। लेकिन मुन्ना भैया तो मैच्योर है नहीं, दिमाग से काम करते है नहीं, और वो जो मर्जी चाहे वो करते हैं। इस वजह से कालीन भैया को लगता है कि ये बंदा अभी मैच्योर नहीं है, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो मैं खुद
खुद इसको अपनी गद्दी सौंप दूंगा। लेकिन ये बात मुन्ना भैया को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मुन्ना भैया सोचते हैं कि चलो मैं ही सारा रायता समेट लेता हूं, और वो पहुंच जाते हैं रमाकांत पंडित के घर पे। जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो डिम्पी को देखते हैं, और डिम्पी को देख के लगता है वाह यार क्या लड़की है, और उसे छेड़ने लग जाते हैं। तभी वहां पे बबलू और गुड्डू भी आ जाते हैं। इधर होता यह है, मुन्ना भैया समझाते हैं रमाकांत पंडित को कि प्लीज वो केस वापस ले लीजिए और दोबारा उस आदमी से मत मिलिएगा। लेकिन यहाँ पे तो वकील साहब बहुत ज्यादा डेयरिंग दिखाते हैं और मुन्ना को एक कस के चांटा मार देते हैं। यहाँ पे उनके दोस्त जो है वो और भी गुस्सा हो जाते हैं, और फिर रमाकांत पंडित की पूरी फैमिली जो है मुन्ना से लड़ती है। इधर गुड्डू भैया को और गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो गाली देने लग जाते हैं उनके फैमिली को, और गुड्डू भैया पकड़ के धो देते हैं मुन्ना को। अब मुन्ना भैया की बेइज्जती हो जाती है और वो पहुंच जाते हैं अपने घर पे। इधर कालीन भैया को ये बात पता चलती है और कालीन भैया बुलाते हैं मुन्ना और बबलू को। जब वो मुन्ना और बबलू को बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि बताओ तुम्हें पता था ना कि ये हमारे बेटे हैं, फिर भी मारा तुमने इसको। अब गुड्डू भैया कहते हैं हाँ हमें पता था, लेकिन हमारे फैमिली के बारे में बोलेंगे तो हम तो मारेंगे ही, और अगर ये दोबारा बोलेंगे तो हम दोबारा मारेंगे। इधर मुन्ना ये सब सुन रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे बदला लेना होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब कालीन भैया सोचते हैं कि ये लड़के दिमागदार भी हैं और डेयरिंग भी, एक में दिमाग भी है और एक में दम भी, तो ये हमारे काम आएंगे। और कालीन भैया ऑफर कर देते हैं कि भाई तुम हमारे लिए काम करो और हमारा धंधा ग्रो करके दो, क्योंकि तुम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और साथ साथ तुम में बहुत ज्यादा गुण है। ये देख के मुन्ना भैया की जल जाती है कि मेरे बाप ने आज तक मेरे को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सौंपी और इन दोनों को आते ही इतना बड़ा कारोबार सौंप दिया। अब मुन्ना भैया की तो जल भुन के राख हो जाती है। इसके बाद गुड्डू और बबलू हाँ कर देते हैं और इनको पहला काम मिलता है कि पहले अपने पापा के पास जाओ और उनको कहो कि ये केस वापस ले ले और मुन्ना को छोड़ दे। और फिर ये दोनों जाते हैं अपने पापा के पास, लेकिन इनके पापा को पता चल जाता है कि भाई मेरे लौंडे तो गलत रास्ते पे निकल गए हैं। धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं अपने कैबिन से और कहते हैं कि ये कोर्ट है, दोबारा यहाँ पे आए ना तो अरेस्ट करवा दूंगा। इसके बाद अब राज चलने लग जाता है गुड्डू भैया बबलू भैया का। गुड्डू भैया बबलू भैया को एक बुलेट भी मिलती है और साथ में गन्स भी मिलती हैं। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। और इनको अब व्यापार बढ़ाना था और फिर कालीन भैया इनको फुल छूट दे देते हैं और ये लोग व्यापार बढ़वा देते हैं मिर्जापुर में। इधर मिर्जापुर में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं और गोलियों का कारोबार, बंदूकों का कारोबार इतना अच्छा चल रहा होता है कि कालीन भैया इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस भी होते हैं। इधर दिखाया जाता है पुलिस हेडक्वार्टर, जहां पे बैठे होते हैं डीसीपी मौर्य, और उनके हेड कहते हैं कि देखो मिर्जापुर में बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा है और गोलीबारी तो दिन दहाड़े बह रही है, तो मैं तुमको ये कंट्रोल देता हूं कि जाओ मिर्जापुर और तुम्हारा ट्रांसफर करता हूं। तुम जाके मिर्जापुर से गैंगस्टर और सारी चीजें जो क्राइम के लिए जानी जाती हैं वो खत्म करो, और मैंने तुम्हें फुल छूट दी है। मौर्य जो है आ जाता है मिर्जापुर और वो एक टीम बनाता है ताकि वो खत्म कर सके क्राइम रेट मिर्जापुर से। इधर दिखाया जाता है कालीन भैया जो है वो इंप्रेस हो जाते हैं गुड्डू बबलू से। वो सोचते हैं कि क्यों ना इनको अफीम का भी बिजनेस सौंप दिया जाए, एंड फिर गुड्डू और बबलू भैया जो है अफीम का भी बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से चलाने लग जाते हैं, क्योंकि मिर्जापुर के ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं उनको हायर करते हैं और कहते हैं कि ये लो भाई तुम्हें अफीम बेचना है, इसका तुम्हें पैसा भी मिलेगा और साथ साथ तुम्हारे को पुलिस वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले तुम्हें चेक नहीं करते और तुम पे कोई शक भी नहीं करेगा। एंड देन वो ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं पूरे मिर्जापुर में अफीम बांटने लग जाते हैं। ये बात पुलिस वालों को पता चल जाती है। अब मौर्य सोचता है कि कुछ भी करके क्राइम तो हटाना ही है, एंड वो लोग शुरुआत करते हैं गुड्डू और बबलू से। ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम इन दोनों का इनकाउंटर कर दे ताकि जो भौकाल है मिर्जापुर में वो पुलिस का बन जाएगा। एंड ये लोग तैयारी करने लग जाते हैं कि कैसे गुड्डू और बबलू को खत्म किया जाए। ये सारे पुलिस वाले जो हैं वो तैयारी करने लग जाते हैं एनकाउंटर की। तब ये कहानी शिफ्ट हो जाती है रति शंकर शुक्ला पे। रति शंकर शुक्ला जो है वो बहुत बड़े कट्टर दुश्मन है कालीन भैया के, क्योंकि पास्ट में हुआ ये था कालीन भैया के जो पिताजी हैं वो एक उत्तराधिकारी को मार के मिर्जापुर की गद्दी हथिया लेते हैं, एंड वो कहते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मेरे मरने पे कालीन भैया और उनके बेटे मुन्ना भैया जो हैं इस गद्दी को संभालेंगे। और ये बात रति शंकर शुक्ला को जरा भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि रति शंकर शुक्ला जो हैं वो राइट हैंड होते हैं उनके पिताजी के। अब रति शंकर शुक्ला हमला कर देते हैं उनके पिताजी पे, और जब वो गोली चलाते हैं तो वो गोली कमर में जाके लग जाती है उनके, और इस वजह से वो आधे लंगड़े हो जाते हैं और वो पूरा सीजन व्हील चेयर पे ही गुजारने वाले हैं। अब इधर दिखाया जाता है कालीन भैया पकड़ लेते हैं रति शंकर शुक्ला को, लेकिन कालीन भैया के पिताजी बोलते हैं कि भैया इनको जाने दो और इनको जौनपुर दे दो, क्योंकि इन्हें मिर्जापुर चाहिए था, तो मिर्जापुर तो हमारा ही है, और जौनपुर देके रति शंकर शुक्ला को संतुष्ट कर दिया जाता है। रति शंकर शुक्ला मानने नहीं वाले थे, इनको मिर्जापुर चाहिए था क्योंकि मिर्जापुर से इनको बहुत प्यार है, और वो अपने बेटे को कहते हैं कि मुझे मिर्जापुर चाहिए। और उनका बेटा शरद शुक्ला जो है वो कहता है देखिए मुझे आपके व्यापार में नहीं घुसना है और मैं काफी पढ़ा लिखा आदमी हूं,
तो मैं कहीं जाके नौकरी करूंगा और आराम से चैन की जिंदगी जीऊंगा। इसके बाद होता ही है रतिशंकर शुक्ला जो है काफी अटैक्स भी करवाता है मुन्ना भैया और कालीन भैया पे। कालीन भैया इनसे बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन वो एक्शन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनके बापूजी जो है वो मना करते हैं बार बार रतिशंकर शुक्ला को मारने के लिए, वरना कालीन भैया तो कब का टपका देते रतिशंकर शुक्ला को। इधर दिखाया जाता है सीएम के भाई जेपी यादव को। जेपी यादव जो है वो जाता है कालीन भैया के पास और कहता है कि देखो तुम्हें हमें फंडिंग देनी पड़ेगी ताकि हम इलेक्शन में काम कर सके तुम्हारे लिए, और ये जो मिर्जापुर की गद्दी पे बैठे हो ना, प्लीज तुम हमारी मदद करो वरना तुम्हारी ये जो गद्दी है हम छीन लेंगे। और वैसे भी मिर्जापुर में तो भय मुक्त प्रदेश होना ही चाहिए ना, तो इसीलिए अगर तुम्हें अपना धंधा करना है तो प्लीज हमारी मदद करो वरना देख लेना बहुत बुरा होगा। एंड ये बात कालीन भैया को पसंद नहीं आती है। कालीन भैया के पास पैसे नहीं है, वो जाते हैं लाला के पास। लाला अफीम का बिजनेस करता है और वो लाला से कहते हैं कि देखो हमको ज्यादा से ज्यादा अफीम चाहिए ताकि हम और भी बिजनेस में ग्रो कर सके क्योंकि इलेक्शन सर पे है, और लाला ये बात समझ जाता है। अब चलिए कालीन भैया की वाइफ वीणा त्रिपाठी से मिलाया जाए। वीणा त्रिपाठी जो है वो अपने पति से खुश नहीं रहती है, इसीलिए वो अपने नौकर से फिजिकल रिलेशनशिप बनाती हैं। ये बात उनके ससुर को पता चल जाती है और जब ये बात ससुर को पता चलती है तो वो उस नौकर का हथियार कटवा देते हैं। इसके बाद होता ही है वो ससुर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है वीणा से और कहता है कि अब तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। एंड देन वो कहता है कि त्रिपाठी खानदान में सिर्फ त्रिपाठी खानदान का ही खून दौड़ेगा। एंड ये बात वीणा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, वो मजबूरन ये सारा काम करती है। जो गोलू गुप्ता है यानी कि गजगामिनी गुप्ता, वो इलेक्शन में खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि मेरे को इलेक्शन में खड़ा होना है क्योंकि बबलू जो है वो फोर्स करता है गजगामिनी को, और बबलू गजगामिनी से बहुत ज्यादा प्यार करता है लेकिन वो इजहार कभी कर ही नहीं पाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मिला मिजाज का होता है। और वो कहता है कि देखो मैं फुल सपोर्ट करूंगा तुम्हें, तुम गज्जूमल कॉलेज में खड़ी हो इलेक्शन में और मैं मुन्ना को देख लूंगा। इधर ये बात मुन्ना त्रिपाठी को पता चल जाती है और इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है एंड वो जाता है और हमला करवा देता है गजगामिनी पे। तभी वहां पे बबलू होता है और वो मुन्ना भैया के गुंडों को मारने लग जाता है और कहता है कि तुम यहां से निकल जाओ वरना यहीं ठोक देंगे, और मुन्ना भैया के गुंडे जो हैं वो वहां से निकल जाते हैं। होता यह है मुन्ना भैया को गुस्सा आ जाता है और ये बात पता चल जाती है तो वो गुड्डू पंडित और बबलू पंडित की बहन को किडनैप कर लेते हैं। तभी गुड्डू और बबलू को पता चल जाता है और वो मुन्ना को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो रास्ते में मिलते हैं तब वहां पे कालीन भैया भी आ जाते हैं और ये सारा जो मैटर है वो सॉल्व करवा देते हैं। कालीन भैया इनको पर्सनली बुलाते हैं और तीनों से पूछते हैं कि ये क्या मैटर हो रखा है। बबलू भैया बोलते हैं कि जो मुन्ना भैया है वो हमारी बहन को उठा के ले गए थे, और इधर कालीन भैया जो है एक खींच के चाटा मारते हैं मुन्ना भैया को और कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, यही सिखाया है मैंने और औरत की इज्जत करना सीखो। इधर मुन्ना भैया तो फुल ज्वेलर्स में है कि भाई सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तब वो अपने दोस्त कंपाउंडर से मिलते हैं और कहते हैं कि देखो हमारे बाप जो है हमको कभी भी काबिल नहीं समझते हैं, तो एक काम करो तुम उनको मार दो, और कंपाउंडर जो है कालीन भैया को मारने के लिए आ जाते हैं। तभी कालीन भैया के पिताजी जो है वो आके बचा ले जाते हैं कालीन भैया को, और फिर कालीन भैया देखते हैं कि ये तो मुन्ना का दोस्त कंपाउंडर है और फिर मुन्ना के हाथों ही कंपाउंडर को मरवा देते हैं। मुन्ना भैया बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। अब उनके अंदर बदले की भावना है कि वो कैसे भी करके गुड्डू और बबलू को मरवा दे। तब यहाँ पे एनकाउंटर करवा देते हैं मौर्या और गोलियां चलाने लग जाते हैं, लेकिन गुड्डू और बबलू जो है वो कैसे भी बच के निकल जाते हैं। तब गुड्डू को शक होता है कि कालीन भैया ने ही जरूर बदले की भावना से हम पे हमला करवाया है, लेकिन बबलू भैया बोलते हैं कि अगर उन्हें मारना होता ना तो वो हमको पहले ही मार चुके होते। इसके बाद होता यह है कालीन भैया के पास ये लोग फोन करते हैं। कालीन भैया बोलते हैं देखो थोड़े दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ और तुम बिहार चले जाओ, लेकिन गुड्डू भैया कहां मानने वाले थे, वो बिहार में भी गन का बिजनेस करते हैं। इसके बाद जौनपुर से एक और पार्टी मिलती है जिनके साथ इन्हें डील करनी होती है। जैसे ये लोग जौनपुर पहुंचते हैं वो देखते हैं रतिशंकर शुक्ला जो है वो कहते हैं कि बेटा हमारे ही एरिया में आके हमको ही गन सप्लाई करोगे, इसलिए हमने ही ये मीटिंग रखवाई है। इधर रतिशंकर शुक्ला जो है बहुत ज्यादा मां की गालियां देने लग जाते हैं गुड्डू भैया को। तभी गुड्डू भैया जो है बिना सोचे समझे गोली मार देते हैं रतिशंकर शुक्ला को और कहते हैं कि अगर हमारे मां को कुछ बोला ना तो देख लेना बहुत बुरा होगा, और उसको मरते हुए छोड़ के वो वहां से चले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है कालीन भैया को ये बात पता चलती है, वो दोनों बबलू और गुड्डू को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे लड़के जो है बिना पूछे हमसे कोई काम नहीं करते और तुमने रतिशंकर को मार दिया। इधर अनबन हो जाती है कालीन भैया और गुड्डू भैया की। कालीन भैया समझ जाते हैं कि हमारे जो पाले हुए सपोले हैं अब वो सांप बन चुके हैं। अब कालीन भैया के पिताजी बोलते हैं कि अब टाइम आ चुका है गुड्डू और बबलू को खत्म करवाने का। इधर कालीन भैया जो है वो ऑर्डर दे देते हैं मुन्ना भैया को, जाओ बेटा आज तुम्हें पहली बार काम सौंप रहे हैं और पूरा करके ही आना। इसके बाद मुन्ना भैया निकल जाते हैं गुड्डू और बबलू को मारने के लिए। अब जो स्वीटी है वो वाइफ है गुड्डू भैया की, तो ये लोग गोरखपुर गए हुए होते हैं लाला की बेटी की शादी में, जहां पे डिम्पी जो है वो फ्रेंड रहती है लाला की बेटी की। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम गोरखपुर जाके इनकी शादी अटेंड करें। और जैसे ये लोग शादी में पहुंचते हैं स्वीटी जो है वो कहती है कि मैं मां बनने वाली हूं और आप पापा जी। इधर
गुड्डू जो है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि मैं अपने बच्चे के लिए बहुत सारी चीजें खरीदूंगा और कभी भी उसको कमी नहीं होने दूंगा जो मुझे हुई हैं। तभी होता ही है, ये लोग शादी में पहुंचते हैं, तभी वहां पे मुन्ना भैया आ जाते हैं और मुन्ना भैया जो है वो डिम्पी और सब पे गोली तान देते हैं। गुड्डू भैया जो है वॉशरूम गए हुए होते हैं और बबलू भैया भी अपनी मॉम से बात करने गए हुए होते हैं। इधर मुन्ना भैया के पूरा भौकाल मचा देते हैं। तभी होता यह है, बबलू भैया देखते हैं कि मुन्ना भैया आ चुके हैं और वो डिम्पी को पकड़ लिए हैं। जैसे ही मुन्ना भैया मारने की कोशिश करते हैं बबलू को, बबलू बोलते हैं मुन्ना भैया आप रुक जाइए, एंड फिर गुड्डू भैया अचानक से वहां पे आ जाते हैं। गुड्डू भैया सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो मुन्ना भैया के गुंडों को मारने लग जाते हैं। तभी मुन्ना भैया को गुस्सा आता है और वो गुड्डू भैया पे गोली चला देते हैं। गुड्डू भैया बुरी तरह घायल हो जाते हैं। बबलू भैया भी अब मौका देख के गोलियां चलाने लग जाते हैं, लेकिन बबलू भैया को भी मुन्ना भैया मार देते हैं। इसके बाद मुन्ना भैया जो है गुड्डू भैया और बबलू भैया को बुरी तरह घायल कर देते हैं। इधर गुड्डू भैया की पत्नी से ये सब देखा नहीं जाता है और वो भागने लग जाती है। तभी एक बंदा जो है, जो मुन्ना भैया के साथ आया था, वो गोलियां चला देता है उनकी वाइफ पे और उनकी वाइफ भी घायल हो जाते हैं। तब मुन्ना भैया उसके पास जाते हैं। स्वीटी बोलती है हम प्रेग्नेंट है, हमें मत मारो, लेकिन मुन्ना भैया कहां सुनने वाले थे, उनको गुस्सा आ जाता है और वो गोलियां चला देते हैं। इसके बाद बारी आती है बबलू भैया की। बबलू भैया को जैसे ही वो मारने जा रहे होते हैं, सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे ही वो लोग आंखें खोलते हैं, तब मुन्ना भैया कहते हैं कि हम तो इंतजार ही कर रहे थे कि कब आप लोग आंखें खोले और हम इनको ठोके, और वो उसका भेजा उड़ा देते हैं। इधर गुड्डू भैया ये देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड में चले जाते हैं और वो बहुत जोर जोर से रोने लग जाते हैं। तभी गुड्डू भैया नीचे पड़े रहते हैं, वहां पे गोलू जो है वो आ जाती है और वो गोलियां चलाने लग जाती है, लेकिन गोली खत्म हो जाती है और इसके बाद मुन्ना भैया भी उनको एक छापड़ मार देते हैं। एंड अब बारी आती है गुड्डू भैया के खत्म होने की। जैसे ही मुन्ना भैया उन पे वार करने वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि क्यों ना हम थोड़े गाना बजाना कर लें, और वो गाना बजाने के लिए कहते हैं कि डीजे वाले भैया गाना चला दो, और वो बुलाते हैं एक चचा को जिनको वो भरोसे वाला कहते हैं, और इसके बाद नचवाने लग जाते हैं उस चाचा को। तभी गुड्डू भैया सोचते हैं, वो बोलते हैं गजगामनी को कि जल्दी से वो गन उठाओ और उसका ट्रिगर खींचो और सीधा दाग दो मुन्ना पे। जैसे ही वो बंदूक उठा के गोली चलाने वाली होती है, वहां पे मुन्ना भैया जो है वो झुक जाते हैं और उनके दोस्त को वो गोली लग जाती है और सारे लोग भागने लग जाते हैं। इधर लाला के जो गुंडे हैं वो भी फायरिंग करने लग जाते हैं एंड इसके बाद डिम्पी और गजगामनी जो है वो लेके निकल जाते हैं गुड्डू भैया को, और यहाँ पे गुड्डू भैया जो है वो बच जाते हैं। तो मिर्जापुर का सीजन 1 जो है यही खत्म हो जाता है। तो ये था मिर्जापुर सीजन 1 का रीकैप, जो कि आपको याद दिलाएगा सीजन 3 से पहले कि मिर्जापुर सीजन 1 और सीजन 2 में हुआ क्या था। सीजन 2 के लिए भी वेट करिए, जल्दी ही उस पर भी वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और मेरे चैनल का नोटिफिकेशन प्रेस करके रख लो, क्योंकि सीजन 3 आते ही सबसे पहला वीडियो मेरे ही चैनल से मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।